हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 11th में है, सीबीएसई बोर्ड में, लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो कि लिखा गया है नैथाइल ट्रॉवेरॉय के द्वारा। मैं हिंदी में आज इसको इंटरप्रेट करूँगा लाइन बाय लाइन और बारीकी से सब कुछ आपको समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हो जब आप लैंडस्केप, ये जो वर्ड है इंग्लिश का, ये सुनते हो, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप का मतलब होता है कि कोई भी सीन या सीनरी, मान लो आप कुछ भी देखते हो, ठीक है, आसपास नेचर का कोई भी चीज़, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो ग्राउंड हो, तो वो जो दृश्य है, साइट है, उसको हम लैंडस्केप कह सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरा यहाँ पे क्या है, सोल। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा, शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी पेंटिंग के बारे में, कोई भी चित्रकला के बारे में, कोई भी ड्राइंग के बारे में, इन जनरल सेंस अगर मैं कहूँ तो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपको क्या पसंद है, ड्राइंग पसंद है, या आप कह सकते हो पेंटिंग पसंद है, या आपको अगर मैं कहूँ कि आप वो एक चित्र बना के दिखाइए आपके जहन में, जो भी आपको भाता है, तो आपने उसको इस तरीके से बनाया, इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया सबके सामने, देख के लगे कि ये हकीकत में हमारे सामने ही प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि हम जब उसको देखते हैं तो हम वहाँ पे खो जाते हैं। कि फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट को मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुद पहुँच चुका हूँ। ये होता है रियलिज्म उस आर्ट में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चाइनीज़ वे ऑफ आर्ट और यूरोपियन वे ऑफ आर्ट के बारे में, और कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टर्स हैं, एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस सेंचुरी में कैसा पेंटिंग आया था, थोड़ा बहुत ये भी जान लेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। अ वंडरफुल ओल्ड टेल is told about the painter Wu Daoji who lived in the 18th century। एक बहुत खूबसूरत सा पुराना सा कहानी जो कि बतलाया जा रहा है किसके बारे में? वू डेजोई के बारे में। तो वू डेजोई, हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि एक पेंटर थे जो कि रहते थे 8th सेंचुरी में, मतलब 8वीं शताब्दी में। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuan Zong। तो उनका जो लास्ट पेंटिंग था वो एक लैंडस्केप था। लैंडस्केप मैंने आपको मतलब बताया, कोई भी एक सीन नेचर का था, और उसको ऑर्डर दिया गया था प्रस्तुत करने के लिए। किसने दिया था? टैंग एम्परर जुआन जोंग। उस पेंटिंग को, उस लैंडस्केप को कहा गया था कि आप इसको शो करो किसके सामने? टैंग एम्परर जुआन के सामने, या उनके द्वारा इसको प्रस्तुत करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, मतलब पैलेस का मतलब क्या होता है? राजमहल, जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं। तो वहाँ पे एक दीवार है मान के चलो, और उस दीवार के ऊपर इस लैंडस्केप को रखा जाना था। ऐसा प्रस्ताव हमें समझने को मिलता है। यहाँ पे आपका प्रश्न ऐसा आ सकता है कि किसने ये कमीशन दिया था? कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब होता है ऑर्डर। तो टैंग एम्परर जुआन जोंग ने ये क्या किया था? कमीशन दिया था, मतलब ऑर्डर दिया था। और उस पेंटर का नाम क्या था? इस लैंडस्केप का पेंटर का नाम वू ड्याओजी।
ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो थोड़ा जहन में रखना। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। तो मास्टर ने क्या किया था, छुपा के रख दिया था अपना काम, किसके पीछे, स्क्रीन के पीछे, जिससे कि बस एम्परर ही उसको देख सके। एम्परर कौन होता है, जो एक एम्पायर को चलाता है ना, पूरे डायनेस्टी को चलाता है, तो उसी के लिए था वो, और कोई देख नहीं पाएगा, बस वही देख पाएगा। फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत अरसे से, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। तो बहुत अरसे से, बहुत लंबे टाइम पीरियड से जो एम्परर जी थे उस सीन को बहुत खास बताया, अच्छा बताया। डिस्कवर, उन्होंने उसमें देखा, उस लैंडस्केप में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, माउंटेन्स है मतलब हाई माउंटेन्स मतलब पर्वत हैं, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स का मतलब नहर, नहर कह सकते हैं, नहर नहीं कह सकते, वाटरफॉल्स मतलब पहाड़ के बीचों बीच से जो पानी बहता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ दृश्य। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। तो क्लाउड्स का मतलब क्या, क्लाउड्स का मतलब होता है कि बादल जो कि तैर रहे हैं कहाँ पे, आकाश के ऊपर। इमेंस स्काई, इमेंस एक एडजेक्टिव है, इमेंस का मतलब है विशाल, विशाल स्काई। मैन ऑन हिली पथ्स, मैन चल रहे हैं या खड़े हुए हैं हिली पथ्स में, मतलब जो हिली एरिया है, पर्वत कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, विशाल होता है, तो वहाँ पे मैन का भी क्या है, कह सकते हो ट्रेस पाया गया है। बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स भी वहाँ पे क्या है, उड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है जो मैं आपको बातों से समझा रहा हूँ, ये जो है लैंडस्केप में ऐसा कुछ चित्र बनाया गया है, किसके द्वारा, दोबारा से मैं पूछना चाहूँगा, किसके द्वारा, वू डेओजी के द्वारा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। देखो दोबारा से क्या लिखा है, लुक सायर सेड द पेंटर, पेंटर जी अब कह रहे हैं किसको, किंग को, तो उनको सायर कहा जा रहा है। सायर का मतलब होता है कोई भी उच्च अधिकारी, अधिकारी नहीं कह सकते, हाई स्टेटस पर्सन, स्पेशली इट कैन बी रेफर्ड टू अ किंग, ठीक है। इन दिस स्केप, तो वो पेंटर जी कह रहे हैं किसको, किंग को। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का जो नीचे फुट है वहाँ पे क्या है, केव है, केव मतलब गुफा। ड्वेल्स अ स्पिरिट, वहाँ पे एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। और जब पेंटर क्लैप करता है, ऐसे बजाता है अपने हाथों से, तब जो है वो एंट्रेंस जो है वो खुल जाता है, उस केव का जो एंट्रेंस है वो खुल जाता है। अगर मैं आपको याद दिलवाऊं कि एक कोई इंसिडेंट, खुल जा सिम सिम, पहले एक मूवी आई थी, मूवी का नाम नहीं है, उसमें एक पार्ट है जिसमें केव के सामने कोई कुछ कहे, खुल जा सिम सिम, ऐसा कुछ, तो वो केव खुल जाता था और इसके अंदर बहुत ही सोना या प्रॉपर्टी ऐसा रखा होता था। तो बदमाश जो थे या जो आप कह सकते हो डकैत्स थे, वो लूटपाट करके चले गए थे। उस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया था, जितना दूर मेरे को याद आ रहा है इस सीन को पढ़ने के बाद। तो पेंटर जब क्लैप करता है तो वो एंट्रेंस खुल जाता है उस केव से, उस गुफा से। और ये सारी चीज़ कहाँ पे हो रही है, ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग में सारे विवरण हैं, ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो हमारे सामने किंग है वो तो असली है, हमारे जैसा इंसान है। जब वो क्लैप करता है तो वो केव जो कि चित्रकला में बनी हुई है वो खुल जाती है। तो सोचो कितना रियलिस्टिक ये लगता है सुनने में, है ना। उसके बाद क्या है, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे ना उसके अंदर का व्यू, उस केव के अंदर का व्यू, तो ऐसा लगता है कि कितना यार
कितना ज़बरदस्त है, कितना मस्त है दिखने में। स्प्लेंडिड मतलब होता है बहुत ही मस्त, बहुत ही चकाचक। इवन आपके पास कोई शब्द नहीं रहेंगे कि इतना अच्छा हो सकता है, कोई खूबसूरत हो सकता है। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। मेरे को आप आज्ञा दीजिए कि मैं दिखा सकूं कि कितना सुंदर है ये चीज। द पेंटर एंटर्ड द केव। अब वो पेंटर जो है उस पेंटिंग के अंदर घुस जाता है। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? यहां पे हो रहा है, पेंटिंग हमारे सामने है और वो घुस जाता है उसके अंदर। पेंटर घुस जाता है पेंटिंग के अंदर। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको मैं इतना रियलिस्टिक लग रहा हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं सुन पा रहा हूं, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूं। क्या इसका यह मतलब है कि आप स्क्रीन के अंदर आके मेरे घर पे, मेरे रूम में आ जाओ? ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा कुछ इस पेंटिंग में बताया जा रहा है। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. इसका मतलब क्या हुआ? The painter entered the cave. जिस समय पेंटर एंटर करता है उस केव के अंदर, मगर एंट्रेंस जो है वो बंद हो जाता है उसके पीछे। उसके पीछे ये बंद हो जाता है उसका एंट्रेंस, उस केव का एंट्रेंस। और उसके पहले ही एम्परर जो है मूव कर पाता है या कुछ कह पाता है, पेंटिंग पहले से ही वैनिश हो जाती है, वहां से चले जाती है। ठीक है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुजूस ब्रश वॉज लेफ्ट। इवन कि जिस ब्रश से उस पेंटर ने, पेंटर का नाम क्या है? वू ड्याओजी, उनका जो ब्रश है वो भी वहां पे नहीं मिलता। सब कुछ एक सेकंड के अंदर सब कुछ वहां से वैनिश हो जाता है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और जो आर्टिस्ट है, आर्ट का मतलब है जो कि कला। अब जो कला को बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट जो पेंटर है उसका भी कोई नामो निशान नहीं इस दुनिया में। सोचो, एकदम भयंकर तरीके से सब गायब। इस प्रकार के जो स्टोरीज हैं प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जैसे हमारे स्टोरीज होते हैं रामायणा, महाभारता और बाकी ऐसे जो एपिक्स हम पढ़ाई करते हैं जिसमें तीर धनुष से लड़ाई होती है, उड़ उड़ के रावण चला जाता है। तो वैसे ही जो क्लासिकल स्टोरीज है, पुराने जो स्टोरीज हैं, कहाँ पे? चाइना में। वहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम रियल में हो रहा हो। 2 मिनट में सब कुछ ऐसा लग जाता है कि खत्म या शुरू। आप समझ नहीं पाओगे कि इतना रियलिस्टिक ये हो सकता है। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जुआनगजी आर फुल ऑफ देम। अगर आप कभी भी मौका मिले आपको पढ़ाई करने का कॉन्फ्यूशियस और जुआनगजी का, तो ज़रूर आप पढ़ना। उसमें इस प्रकार के जितने भी नैरेटिव्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, वो दिए गए हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। ये हेल्प करते हैं उनके मास्टर को गाइड करने में, किस प्रकार से कोई पेंटिंग या कोई क्लासिक ड्राइंग किया जा सके और इतना रियलिस्टिक लगे कि उसमें अगर कोई जाना चाहे या उसको कोई देखे, ऑब्जर्वर या कह सकते हो देखने वाला, उसमें खो जाए, एकदम मग्न हो जाए। और जब भी वो एंट्री करने जाए उसके अंदर सब कुछ वैनिश हो जाए। तो ऐसा कुछ है, इतना जादू भरा। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? सुने हो कभी? एनेक्डोट का मतलब होता है कोई भी स्टोरी रेफरेंस के तौर पर आपको समझाने लायक, कोई भी स्टोरी या कोई भी नैरेटिव रेफरेंस के तौर पर आपको समझने लायक। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा आपको हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देके नहीं समझा सकते कि क्लासिकल जो पेंटिंग्स थे, चाइनीज़ क्लासिकल पेंटिंग्स जो थे,
के बराबर कोई नहीं आ सकता। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें, contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। मतलब एक कोई पेंटर था जिसने बनाया था एक ड्रैगन को। आपने देखा होगा ना जुरासिक पार्क, कैसा होता है ड्रैगन, भयंकर दिखने में होता है। तो ऐसा कुछ चित्र एक पेंटर ने बनाया था, मगर उसने कभी उस ड्रैगन का आंखें नहीं स्केच करी। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर वो उसके आंखें को स्केच कर देता तो वो अलाइव हो जाता, जिंदा हो जाता, और पेंटिंग से बाहर आके वो जुल्म करने लग जाता, है ना। तो इसी कारण से उसने कभी क्या नहीं किया, आंखें नहीं बनाई। With an old story from my narrative, okay, for the fear it would fly out of the painting. With an old story from my narrative Flanders that I find most representative of Western painting। अब ये सब हमने पढ़ लिया किसके बारे में? चाइनीज पेंटिंग के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? चाइनीज पेंटिंग के बारे में। अब अगर हम बात करें यूरोपियन पेंटिंग के बारे में, ठीक है, थोड़ी देर में बात करना हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि एक पुराना सा स्टोरी है जो कि मेरे को मिलता है पुराने फ्लैंडर्स से। फ्लैंडर्स एक जगह का नाम है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न पेंटिंग को। वेस्टर्न पेंटिंग मतलब पश्चिमी चित्रकला को। जो अभी हमने पढ़ाई करी वो चाइनीज चित्रकला है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें से हमने पेंटर के बारे में पढ़ा जो कि वू डियाओजी है। उन्होंने कोई लैंडस्केप ड्रॉ किया था। ड्रॉ करने के बाद ऐसा हुआ, जो वहाँ पे एम्परर थे, एम्परर का नाम क्या है? टैंग एम्परर जियानजोंग, वो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो भी पेंटिंग्स है वो कॉन्फिकस और जुआनगिजी, इस प्रकार के बुक्स में हम देखने को हमें मिलता है। और उसके बाद हमें मिलता है इसका रियलिस्टिक जो फीचर है, चाइनीज़ पेंटिंग का जो रियलिस्टिक फीचर है, ऐसा कुछ। और अब हम पढ़ने जाएंगे दूसरा पैसेज। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप दिमाग में रख लो, एग्ज़ाम्स में आने का फुल चांसेस है, ठीक है। ओके, नाउ इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Metzai fell in love with a painter's daughter। तो 15th सेंचुरी में क्या होता है, एंटवर्प नामक का कोई ब्लैकस्मिथ रहता है। ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोहार का काम करता है, मतलब लोहा बनाना और वो सब। वो बुलाता है किसको? क्विंट मेट्सी को, ठीक है, क्विंट मेट्सी को। और क्विंटन मेट्सी जो है वो फेल इन लव विथ पेंटर्स डॉटर, और वो पेंटर्स के डॉटर के साथ क्या होता है, उसका मतलब प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, क्योंकि वो लोहार था और वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता, मतलब पसंद उसने किया जो कि जिसके पापा जो हैं वो एक अच्छे से पेंटर है। और उसके पापा कभी नहीं चाहते कि उसका जो दामाद हो, मतलब जिस उसकी बेटी जिसे शादी करे, वो एक लोहार से करे। सो क्विंटन स्निक्ड इनटू
द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म। तो उसने क्या किया, उसने एक हद कर दी, चुपचाप से क्विंटन गया अपने फादर इन लॉ के स्टूडियो में जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स उसने बनाए हुए थे, तो वहाँ पे जाके एक फ्लाई मतलब मक्खी का पिक्चर ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था डेलिकेट रियलिज्म का मतलब है कि कोई भी सीन एकदम रियल लगे। ओके, और उसके बाद क्या होता है, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपेंड। और जब उसके पिताश्री ने देखा, उस लड़की के पिताश्री ने देखा कि वहाँ पे एक मक्खी पड़ी हुई है, उसको बार बार हटाने का प्रयास करता है मगर असफल रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक पिक्चर है जो कि उसके दामाद ने बनाया हुआ है। उसके बाद क्या है, क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। फिर उसको जब पता लगता है कि ये मेरे दामाद मतलब क्विंटन ने बनाया है, तो उसको अप्रेंटाइज रख लेता है अपने स्टूडियो में। अप्रेंटाइज मतलब जो काम करता है या जो भी उसका काम है फॉर क्या आपको मैं समझाना चाहूँ, कुछ समय तक ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए अप्रेंटाइज रखा जाता है, तो उसको अपने स्टूडियो में उसने समय बिताने का मौका दिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और उसके बाद उसने शादी करी उसी लड़की के साथ और बाद में बहुत बड़ा फेमस इंसान बन गया, मतलब फेमस पेंटर बन गया अपने समय में। ये दो स्टोरीज जो थी ये बताती है हमें what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। तो हमें ये स्टोरी बताती है कि आप अगर चाइनीज पेंटिंग के बारे में बात करो तो वो रियलिस्टिक लगती है, मानते हो, और रियलिस्टिक इस तरीके से लगती है कि आप वहाँ पे प्रवेश कर पाओ, है ना। और यहाँ पे भी रियलिज्म की बात है, मगर ये जो रियलिज्म है वेस्टर्न आर्ट में वो काफ़ी हद तक 3D एनिमेटेड जैसा प्रतीत होता है। और आपके बुक में क्या लिखा है, दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट। तो दोनों आर्ट का जो एक इलस्ट्रेशन है बतलाता है एक पिक्चर क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब ये होता है कि आपको धोखे में रख के ऐसा लगाए आपको कि आप जो देख रहे हो सामने एकदम सही है, रियल है। इन यूरोप, ये जो है यूरोप का फीचर है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया मतलब चाइनीज पेंटिंग क्या दिखाती है, वो दिखाती है कि अंदर का लाइफ कैसा है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में वाटरफॉल है, वहाँ पे मैन है, फुटफॉल ऑफ मैन है, लाइक दिस। और स्पिरिट दिखाती है अंदर का, जिसको आप फील कर सको, जिसको आप मतलब उसमें कुछ ऐसा आपको लगे कि आप प्रवेश हो गए वहाँ पे, लाइक दिस। ओके, अब in the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance। तो चाइनीज स्टोरी में एम्परर साहब जो हैं वो ऑर्डर करते हैं एक पेंटिंग और अप्रिशिएट करते हैं उसका जो बाहर का अपीयरेंस है, जिस तरीके से बाहर दिखाई दे रही है, वो जो एम्परर है उसको अप्रिशिएट करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज आर्ट। मगर जिसने ये कला की है वो बताता है कि कितना सुंदर है, किस तरीके से आपको इसके अंदर की चीज़ देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए,
ये एक आर्टिस्ट ही बता सकता है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से उसको बनाया है, सजाया है, संवारा है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। हो सकता है कि एम्परर बहुत से युद्ध जीता हो, उसको वो बहुत ब्रेव है, मगर एक आर्टिस्ट बता सकता है कि एक पेंटिंग में क्या हो सकता है। एक कॉन्कुरर, एक किंग या एक कॉन्कुरर नहीं बता सकता कि एक पेंटिंग में क्या होना चाहिए और किस तरीके से ये मनमोहक हो सकता है। ऐसा एक किंग नहीं बता सकता, वो तो एक पेंटर ही बता सकता है। उसके बाद क्या है, but the artist reveals him to the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Okay, let me show the way, the Dao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone and the artist has reached his goal beyond and material appearance. तो इसमें आर्टिस्ट बोल रहा है कि मेरे को दिखाने दो कि किस प्रकार से आप मेरे पेंटिंग को देखोगे और ऐसा लगेगा कि ये रियलिस्टिक है। और उस पद्धति का नाम है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? DAO, DAO. मार्क दिस वर्ड, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, देखने का जो जरिया है वो, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो यूनिवर्स है ये भी एक आर्ट है उस तरीके से, क्योंकि अगर आप पृथ्वी को देखोगे, प्लैनेट को देखोगे, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का है। जितना आप उसको जूम करोगे उतना ये क्या होता रहेगा, मतलब एक्सप्लोर आप करते रहोगे कि इसमें पहले तो एरियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ यूके है, कहाँ इंडिया है। और जब आप इंडिया को जूम करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल कहाँ है, वहाँ पे न्यू दिल्ली कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है। उसको जूम करोगे तो और भी आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता कहाँ है। कोलकाता में अगर आप जूम करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि नदियाँ कहाँ हैं, 24 परगनास कहाँ है। उसके बाद अगर आप उसको भी जूम करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कल्याणी कहाँ है, हुगली कहाँ है। उसको भी जूम करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मदनपुर कहाँ है। उसको भी जूम करोगे तो आपको मिलेगा कि पश्चिम पाड़ा कहाँ है। तो इतना लेयर है यहाँ पे, ये जो पृथ्वी का, ये भगवान या ऑलमाइटी के द्वारा बनाया गया एक आर्ट है जो कि एकदम नेचुरल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो कि चाइनीज पेंटिंग मानती है। ओके, उसके बाद क्या है, तो इसका इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया जिससे कि आपको ये जो वर्ड है मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स ये समझ में आ जाए। इसका मतलब ये है, द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। तो अभी पेंटिंग जा चुकी है, शायद से दोबारा से गायब हो गई है, मगर आर्टिस्ट जो है वो अपना जो काम है वहाँ पे वो पहुँच गया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक की कोई बात ही नहीं हो रही। मटेरियल वर्ल्ड मतलब जो कि मटेरियल अपीयरेंस मतलब ऊपर से दिखावटी, अंदर से कुछ नहीं। तो आपको एक ऐसे पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा हो जिसका आत्मा भी हो, जिसको आप फील भी कर सको और काफ़ी हद तक वो लिवली भी दिखे। ओके, अप टू दिस कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना, मैं आपको बहुत बारीकी से समझा दूंगा। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting। तो यहाँ पे दोबारा से चाइनीज लैंडस्केप और जो वेस्टर्न पेंटिंग है दोनों को एक साथ बोला जा रहा है। डिफरेंस आपको बताना है क्या है। What is the meaning of figurative painting? फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूं जो कि
रियल वर्ल्ड के साथ उसका लिंक हो, कनेक्शन हो। तो वेस्टर्न पेंटिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। वेस्टर्न पेंटिंग कुछ ऐसा है। और चाइनीज लैंडस्केप कैसा है? चाइनीज लैंडस्केप या मान लो चाइनीज पेंटिंग, जो कि आप अगर उसको देखो तो आपको क्या लगे? वो एक्चुअल लगे, रियल लगे। और वेस्टर्न पेंटिंग को अगर आप देखो तो वो आपको ऐसा लगे कि इसका कोई रेफरेंस है, कनेक्शन है रियल वर्ल्ड से, ना कि वो खुद एक रियल पिक्चर है लाइक दिस। ऐसा इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बताया गया है। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लो ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फिगरेटिव पेंटिंग जो है वेस्टर्न कल्चर का, वो कैसा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आंसर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। तो अगर मैं बात करूं यूरोपियन पेंटर के बारे में, जो कि चाहता है, जो कोई भी उस पेंटिंग को देखना चाहता है तो उस पेंटिंग को उस तरीके से देखेगा जैसे कि उस पेंटर ने बनाया है। पेंटर का जो आंखें हैं उसको वो उधार लेगा देखने वाला कुछ पल के लिए, और उस चित्र को वो उस पेंटर के दृष्टिकोण से देखेगा, समझेगा, फील करेगा। तब जाके उसको वो पेंटिंग का जो सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है, वो समझ में आएगा। कौन कह रहा है ऐसा? ये कहना चाइनीज पेंटिंग का है या चाइनीज पेंटर्स का है। From a specific angle, a Chinese painter does not choose a single point of view. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point and then travel in it. इसका मतलब ये है कि चाइनीज पेंटिंग को अगर आप देखोगे तो आप किसी भी एंगल से, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, आप एंटर कर सकते हो। कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है। ये एक रियल नहीं है, मतलब रियल पेंटिंग नहीं है, ठीक है। ये आपको कैसा लग रहा है देख के, कि ऐसा लग रहा है कि आप इसके अंदर प्रवेश कर गए, ठीक है। इट इज़ नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट से आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो एक्चुअल व्यू बताता है, और यहाँ पे दोबारा से कह रहा है कि रियल नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके बुक में मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, मगर आपको ये बस इतना ध्यान रखना है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो एक्चुअल व्यू बताता है कि जैसा है आप उसको ऐसा मतलब फील करो कि वो आपके सामने है। उसका मतलब ही रियल होता है, मगर यहाँ पे रियल नहीं बता रहा। नीचे लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा हुआ है। दोनों जगह अलग अलग बातें इन्होंने लिख डाली है। और आप किसी भी एंगल से उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, यात्रा भी कर सकते हो। तो अगर वो का रियल ना लगे तो हम कैसे ट्रैवल कर सकेंगे, उसको कैसे फील कर सकेंगे, कैसे एंटर कर सकेंगे किसी भी एंगल से, है ना। सोचने वाली बात है। हालांकि मेरा ये कार्य है कि मैं आपको इंटरप्रेट करूँ हर एक शब्द, हर एक वर्ड्स, हर एक सेंटेंसेस, और जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। बाकी जो लेखक है उन्होंने लिखा है, मैं बस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट। तो उस पेंटर ने उस पेंटिंग को इस तरीके से बनाया हुआ है आपके लिए कि आप अपने आँखों से उसको देखो, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और एकदम खुशी से उसको अपनी आँखों को घुमाते रहो।
दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है सीधी लाइन, ठीक है, ऊपर से आप नीचे इसको अपनी आंखों को क्या कर रहे हो, ऊपर से इस प्रकार से उस तस्वीर को देख रहे हो, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और धीरे धीरे आप दूसरी ओर अपनी आंखों को क्या कर रहे हो, अपनी आंखों से उस तस्वीर को देख रहे हो, उस पेंटिंग को देख रहे हो। ओके, एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और ये कितना ड्यूरेशन तक चलता है और कितने समय में ये खत्म होगा, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं की गई है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल travel through the painting. It also requires an active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है एक ऑब्जर्वर के ऊपर, देखने वाले के ऊपर, कि कितना समय लेकर वो उस पेंटिंग को ऊपर से नीचे दाएं बाएं देखता है और अपना टाइम स्पेंड करता है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो यहाँ पे फिजिकल पार्टिसिपेशन भी है देखने का और मेंटल पार्टिसिपेशन भी है उसको फील करने का। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। अब चाइनीज पेंटर कभी नहीं चाहेगा कि आप अपना जो आंखें हैं उसको बोरो करके दे के उस पेंटिंग को देखो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपना जो आंखें हैं उसको क्या बताऊं, चाइनीज पेंटर नहीं चाहेगा कि आप पेंटिंग को देखो पेंटर के हिसाब से। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो बस चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। लैंडस्केप जो है वो क्या है, सीनरी जो है वो एक अंदर की झलक है। अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। और ये झलक किसका है, स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कॉन्सेप्चुअल स्पेस का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेटिव। जो मेरे दिमाग में आया मैंने उसको पेंटिंग के माध्यम से दूसरों को दिखाने का मैंने प्रयास किया, तो ये कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो है बोरो ऑफ पेंटर्स आइज is not advised. You have your own eyes and you will elaborate everything accordingly. This concept is expressed as Sanshui. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सैनशुई ने दिया है। लिटरली मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है सैनशुई, ठीक है। माउंटेन वाटर विच इज यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और इसको माउंटेन वाटर कहा जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लैंडस्केप को। माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़ कैसा होता है, खड़ा होता है। वाटर क्या होता है, तरल, एकदम ज़मीन के ऊपर होती है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, सैनशुई। इसको चाइनीज़ भाषा में कहते हैं सैनशुई। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, more complementary, more than two elements of an image, this represent two complementary poles. More than two elements of an image, तो माउंटेन और वाटर को हम यहाँ पे एलिमेंट्री, हम इनको एलिमेंट्स के तौर पर यूज कर रहे हैं और ये दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डायवर्सिस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो माउंटेन वाटर है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन बता रहा है ऐसा कुछ लैंडस्केप के बारे में, माउंटेन वाटर के बारे में, ये एलिमेंट्स के बारे में, ये डियो बता रहा है, DAO। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्स को देखने का। ओके, द माउंटेन इज यांग। अब देखो माउंटेन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं फर्दर। माउंटेन जो है वो यांग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पहुंच रहा है वर्टिकली,
किसकी ओर? हेवन की ओर। वर्टिकली मतलब सीधा, हेवन मतलब ऊपर रहता है, ऐसा होता है पर्वत, है ना, ऐसा होता है। तो यांग रिप्रेजेंट करता है किसको? किसको? यांग रिप्रेजेंट करता है पर्वत को, जो कि एकदम सीधा है, स्टेबल है, वार्म, गर्म है, और ड्राई मतलब सूखा है। कहाँ पे? उसका पोजीशन कहाँ पे, वो लोकेट कहाँ पे है? उसका लोकेशन है सन में, मतलब सन के नीचे। यहाँ पे सन है और यहाँ पे पर्वत है ना। ऊपर क्या होता है? ऊपर सन होता है और नीचे पर्वत होती है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म, ड्राई इन द सन वाइल द वाटर इज एन। और वाटर कहाँ होती है? एकदम नीचे, जिसका जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ के ऊपर है। कौन? वाटर। रिवर कह सकते हो, स्ट्रीम कह सकते हो, ठीक है। फ्लूइड उसका आप कह सकते हो फीचर है। मॉइस्ट मतलब गीलापन है, कूल है। तो ये सारे जो है फेमिनाइन एस्पेक्ट को बताती है, फेमिनाइन एस्पेक्ट को ये बताती है। ओके, वुमेन लाइक क्वालिटीज, द इंट्रैक्शन ऑफ यन, द रेसिप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट यंग। तो यंग मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है और यांग किसको रिप्रेजेंट करता है? फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके ओके, उसके बाद एक्टिव एंड मैस्कुलाइन इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डियोइज्म। तो डियोइज्म मतलब डियोस्ट थ्योरी या डियोजी ने जो बताया है उनका ये दृष्टिकोण है। व्हाट इज often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place। और ज़्यादातर समय हमने देखा है कि मिडिल जो void है, मतलब इसके बीच, माउंटेन और रिवर के बीच जो स्टेज है उसको कहा जा रहा है मिडिल void। किसके बीच? माउंटेन और रिवर के बीच जो स्टेज है उसको मिडिल वॉइड कहा जा रहा है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ योजिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है? इसको कंपेयर किया जा रहा है प्राणायाम के साथ। प्राणायाम में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो मैंने कुछ देर तक अपने सांस को रोक के रखा, लाइक दिस। तो ये जो है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को कहा जा रहा क्या है? मिडिल वॉइड, ये वाला। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, ब्रीथ आउट कर दे रहा हूं। तो ये जो मैंने सांसें छोड़ के रखी हुई है, इसको यहाँ पे लिखा जा रहा है द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, जहाँ पे मेडिटेशन अकर्स। और इसी जगह पर क्या होता है, इसी स्टेज पर क्या होता है? मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन मतलब एकदम ध्यान से आप अपने आप को समझने का प्रयास करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल। जो मिडिल वॉइड है वो बहुत ही क्या है? एसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसके विदाउट या इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बीच का जो अंतराल है, बीच का जो पॉइंट है, इंटरवल है, उसको छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। तो hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। तो जो importance है, value है white सफ़ेद और unpainted space का चाइनीज लैंडस्केप में, वो शब्दों से परे है, उसका बहुत मूल्य है, उसका बहुत वैल्यू है। तो लास्ट स्टेज में हम आ चुके हैं, मतलब लास्ट पैराग्राफ में, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द चैनल कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यही एक जगह है जहाँ पे इंसान को मिलता है एक मुख्य रोल। इन दैट स्पेस, इसी स्पेस में या इसी अंतराल के बीच, मतलब वॉइड के, मिडिल वॉइड में मैन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा
कह सकते हो फंडामेंटल उसका रोल बन जाता है। इन दैट स्पेस, और उसी स्पेस में हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो पोल्स हैं, एक तो हेवन का और एक है अर्थ का। अर्थ नीचे, हेवन ऊपर, और जो चैनल है इन दोनों को मिला रहा है। तो यहाँ पे द रोल ऑफ मैन बिकम्स वेरी फंक्शनल। यहाँ पे इंसान का जो रोल है वो आ जाता है, और वो जो आप कह सकते हो कम्युनिकेशन है, जो कि फंक्शन है या कम्युनिकेशन है यूनिवर्स में, जो आपका हेवन है, अर्थ है, इन दोनों को जो मिला रहा है वो है क्या? पोल। वो है पोल या पोल्स। और वहाँ पे कौन खिलाड़ी है, प्लेयर है? वो इंसान है। ठीक है। His presence is essential even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. मैन का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, यूजफुल है या इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से। He is in Francois Chang's wonderful expression. अगर हम बात करें फ्रैंकोइस चैंग्स के एक्सप्रेशन के हिसाब से, द आई ऑफ द लैंडस्केप, जो आई है लैंडस्केप का, वो कौन है? आप कह सकते हो पेंटर है। ठीक है। इसके साथ ये जो इतना बड़ा लेसन हमने डिस्कस किया ये ख़त्म होता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट्स सजेस्टेड। तो लास्ट में दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रेजेंस है ह्यूमन बीइंग का, मैन का, वो सजेस्टेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, चाहे आप कह सको कि बहुत ही चाहे आप उसमें खो जाओ या उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं या मान लो पिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बींग्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, और ऐसा कुछ उसका अस्तित्व मिलता है, मतलब ह्यूमन बींग्स का अस्तित्व मिलता है, मैन का अस्तित्व मिलता है, क्योंकि ही यहाँ पे प्रयोग किया गया है और ऊपर मैन भी लिखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का अस्तित्व में मिलता है कहाँ पे? द आई ऑफ द लैंडस्केप के अंदर, जो कि फ्रांसिस चैंग्स ने लिखा है। ठीक है। और आई मेरे ख्याल से पेंटर का आई को यहाँ पे संबोधित किया गया है। तो कोई भी आप पेंटिंग को आप देखते हो तो उसको किस तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक कोई पेंटर ने पेंटिंग किया हो और उसको आप देख रहे हो उसके हिसाब से। ओके, लाइक दिस। तो ये जो एक्सेप्ट हमने अभी रीड करा वो लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो लैंडस्केप ऑफ द सोल से ये लिया गया है, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड, और थोड़ा कुछ एडिटेड किया गया है। और ये हमने कहाँ से हमने इसको लिया? लैंडस्केप ऑफ द सोल से, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग। ओके, तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया हो। बारीकी से मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है। उसके बावजूद भी अगर कोई चूक रह जाती है या कुछ सजेशन आप देना चाहते हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।